उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग भर्ती परीक्षा एवं अन्य सभी शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित आप सभी प्रतिभागियों को मेरा सादर नमस्कार। मैं नीलेश सनवाल आज के इस लेक्चर में आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं जो हमारा यूकेपीएससी लेक्चरर स्क्रीनिंग का सिलेबस है। उसमें जो एक पॉइंट हमारा मेंशन है पेडागोजी के सिलेबस में शैक्षणिक मूल्यांकन आवश्यकता प्रकार एवं विधियां, तो उसमें मैं सबसे पहले आप लोगों को सूचित करना चाहूँगा कि जो मूल्यांकन जो शैक्षणिक मूल्यांकन है एजुकेशनल इवेल्युएशन, जब इस पे मैंने अपने नोट्स बनाए थे तो नोट्स काफ़ी लेंदी थे, तो इसलिए इसके फर्स्ट पार्ट जो है मापन एवं मूल्यांकन यानी कि मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन, इसका मैं पहले ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ एक वीडियो, दैट इज पार्ट 1। और यहाँ पर जो अब मूल्यांकन के प्रकार हैं उसको हम यहाँ पे अपलोड करेंगे, ये पार्ट 2 होगा। और यहीं पे मैं आप लोगों को बता दूं इसके बाद से एक और इसमें आता है, इस वीडियो में हम बात करेंगे परिमाणात्मक मूल्यांकन, गुणात्मक मूल्यांकन, मौखिक, लिखित, अभी हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं जो सीसीई पैटर्न है आपका सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यानी कि कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, इसको हम नेक्स्ट आगे के लेक्चर में अपलोड करेंगे, ठीक है। क्यों, तो सीसीई पर बहुत सारी परीक्षाओं पे डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसको मैंने इस पे इंक्लूड नहीं किया है, उसको हम फर्दर नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे उस पर। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, सारे ही नोट्स आपके लिए वैल्यूएबल हैं। इसके बीच में से ही क्वेश्चन फ्रेम होंगे एग्जाम में, क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो भी मैं आपके लिए बाद में एमसीक्यू लेकर के आऊँगा, लेकिन आप नोट्स को अभी पूरा स्टडी कीजिएगा और इस पर अपनी एक समझ विकसित कीजिएगा और जहाँ पर जो फैक्ट हैं उनको लर्न भी कीजिएगा, ठीक है साहब। तो अपनी कंटिन्यूस यदि आप लोग मेहनत करते हैं तो आप लोगों का डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। बस सबसे मेन बात यह होती है किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए कंटिन्यूटी को बनाए रखना। देखिए पढ़ाई में एक कंटिन्यूटी आपकी रेगुलर होनी चाहिए, आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप उस कंटिन्यूटी को बनाए रखिएगा। तो आइए साहब स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो जैसे इसमें मूल्यांकन प्रविधियों का वर्गीकरण मीन्स क्लासिफिकेशन ऑफ इवेल्युएशन टेक्निक्स यानी कि मूल्यांकन के प्रकार टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो साहब देखिए मूल्यांकन एक सतत सकारात्मक प्रक्रिया है। देखिए जो मैंने रेड पेन से लिखा होगा तो यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कभी ऐसे भी आता है ना मूल्यांकन के संदर्भ में निम्न में से कौन सही है, तो एक वहां पे ऑप्शन हो जाएगा मूल्यांकन एक सतत सकारात्मक प्रक्रिया है, तो वो अपने आप में ऑप्शन सही होगा। कितनी बार होते हैं ना उपरोक्त सभी इस टाइप से, तो आप एक एक पॉइंट को देखिएगा। तो मूल्यांकन एक सतत सकारात्मक प्रक्रिया, सतत मीन्स कंटिन्यूअस और पॉजिटिव, क्योंकि मूल्यांकन हमारे जीवन पर्यंत, मैं आपसे यदि कहूं कि जहां पर एक बालक जन्म लेता है और जन्म से लेकर के उसकी मृत्यु तक हमेशा वह अलग अलग कार्यों को करते रहता है और उन कार्यों के आधार पर उसका मूल्यांकन भी जरूर होता है, चाहे वह उस व्यक्ति के द्वारा अपना स्वमूल्यांकन हो, सेल्फ इवेल्युएशन हो, या फिर किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा उसको किया जाए। तो हम यह कह सकते हैं मूल्यांकन एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, यह भी हम यहाँ पे कह सकते हैं। तो साहब देखिए, तो मूल्यांकन एक सतत सकारात्मक प्रक्रिया है जो शैक्षिक उद्देश्यों की सीमा निर्धारित करके उनकी प्राप्ति के स्तर को ज्ञात कर उचित और अनुचित का निर्णय लेने में सहायता करती है। तो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मूल्यांकन एक सतत सकारात्मक प्रक्रिया है जो शैक्षिक उद्देश्यों की सीमा निर्धारित करके उनकी प्राप्ति के स्तर को ज्ञात कर उचित अनुचित का निर्णय लेने में सहायता करती है। इसके लिए शैक्षिक मूल्यांकन हेतु परीक्षा महत्वपूर्ण साधन है। आप इसको जरा सा समझिए, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि मूल्यांकन सतत सकारात्मक प्रक्रिया जो शैक्षिक उद्देश्यों एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स की लिमिट्स को पहले से निर्धारित किया जाएगा, को निर्धारित करके उनकी प्राप्ति के स्तर को ज्ञात कर उचित अनुचित का निर्णय लेने में सहायता करती है। इसका मतलब ये है कि आपकी एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को पहले आप फिक्स कर देंगे। जैसे हम ये कहेंगे कि क्लास 8th में सपोज कोई बच्चा है या कोई बच्चा क्लास 12th में है, तो उसको कितना आना चाहिए, वो क्या है एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव की हमने एक लिमिट रख दी कि क्लास 12th में बच्चे को इतना गेन करना चाहिए।
फिर उसके अनुसार हम देखेंगे कि उसकी प्राप्ति का स्तर क्या है, क्या उसने उतना गेन किया या नहीं किया, उचित अनुचित का निर्णय लेने में सहायता करती है। ठीक है, अब देखिए छात्रों के शिक्षा के स्तर का मूल्यांकन करने के लिए मूल्यांकन की प्रविधियों को दो भागों में विभाजित किया है। तो मूल्यांकन की जो प्रविधियां होती हैं मेनली दो प्रविधियां होती हैं, यहाँ पे आप देखेंगे। तो देखिएगा साहब, सबसे पहली एक परिविधि होती है परिमाणात्मक मूल्यांकन, इसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव इवेल्युएशन, और दूसरा होता है गुणात्मक मूल्यांकन, दैट इज क्वालिटेटिव इवेल्युएशन। तो ध्यान रखना, मूल्यांकन की प्रविधियों को मुख्यतः दो भागों में, परिमाणात्मक और गुणात्मक। अब साहब देखते हैं जरा सा कि क्या होता है परिमाणात्मक इवेल्युएशन और हमारे पास दूसरा क्या होता है हमारे पास गुणात्मक इवेल्युएशन। तो देखिए साहब, नंबर फर्स्ट है परिमाणात्मक मूल्यांकन यानी कि क्वांटिटेटिव इवेल्युएशन। तो परिमाणात्मक मापन स्थिर एवं निरपेक्ष होता है, यानी कि फिक्स होगा और निरपेक्ष होगा, याद रखना पहला पॉइंट। दूसरा, परिमाणात्मक मूल्यांकन में परिशुद्धता अधिक पाई जाती है, यानी क्वांटिटेटिव इवेल्युएशन में क्या होता है ना, जनरली हम किसी बच्चे को, इसमें मौखिक परीक्षा लिखित परीक्षा होती है, जैसे हमने 100 मार्क्स का कोई पेपर लिया, उसमें से किसी छात्र ने सपोज 85 मार्क्स गेन किए, किसी ने 55 मार्क्स ज्ञान कीजिए, तो इसमें परिशुद्धता होती है, हम अच्छे तरीके से इवेल्युएशन कर पाते हैं और इवेल्युएशन के बेस पे छात्रों में अंतर स्पष्ट कर पाते हैं। ठीक है, तीसरा देखिए, परिमाणात्मक मूल्यांकन में गणितीय संबंध पाया जाता है, क्योंकि वह जो यह मूल्यांकन होता है यह किस पर आधारित होता है, इकाई पर आधारित होता है। इकाई पर आधारित होने का मतलब क्या है कि इसमें डिजिट्स होती है। ठीक है, मार्क्स दिए जाते हैं, गणितीय संबंध यह है। देखिए अगला साहब, ज्ञानात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु परीक्षा के तरीकों के आधार पर इसे तीन भागों में बांटा जाता है, किसे, परिमाणात्मक मूल्यांकन को। ठीक है, अब तीन भाग क्या क्या हैं साहब, ध्यान से देखिए। एक मौखिक परीक्षा ओरल एग्जामिनेशन, दूसरा लिखित परीक्षा, तीसरा प्रायोगिक परीक्षा। अब यहां से किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपके लिए एमसीक्यू भी लेके आऊंगा, बहुत सारा कलेक्शन है उसका। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जनरली क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, लिखित परीक्षा निम्न में से किसका भाग है, मूल्यांकन के किस पद में आता है। तो लिखित परीक्षा किस में आएगा, परिमाणात्मक मूल्यांकन में आएगा। मौखिक परीक्षा परिमाणात्मक मूल्यांकन, प्रायोगिक परीक्षा परिमाणात्मक मूल्यांकन, इस टाइप के क्वेश्चन यहां से बनते हैं, आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो परिमाणात्मक मूल्यांकन को थोड़ा आप समझे होंगे, आगे इसको अब बढ़ते हैं। तो परिमाणात्मक में तीन तीन आए, क्वांटिटेटिव में मौखिक, लिखित और प्रैक्टिकल। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोगों को जनरली पता ही होता है, फिर भी हम देखते हैं। देखिए साहब, मौखिक परीक्षा का प्रारंभ ग्लेडाइट्स ने प्रारंभ किया था। ठीक है, यह ग्लेडाइट्स ने किया था और इसे सुकरात ने भी महत्वपूर्ण स्थान दिया। ठीक, यह प्रविधि मुख्यतः वैयक्तिक होती है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला आगे देखिए, इसमें छात्र से मौखिक रूप से प्रश्न करके उसके ज्ञान, अभिव्यक्ति की क्षमता और उसके आत्मविश्वास को परखा जाता है। ठीक है, ये यहाँ पर पॉइंट आपको पहले से भी पता हो सकते हैं, लेकिन आप जरूर देखिए। देखिए आगे और भी इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी। मौखिक प्रश्न पूछते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए, यहां से कभी क्वेश्चन बन जाते हैं। देखिए पहला क्या है, लंबे उत्तर वाले प्रश्नों को नहीं पूछना चाहिए, जो कि ये सारी बातें हमको बीएड में हमारे टीचर्स भी सिखाते थे। ठीक है साहब, दूसरा पॉइंट देखिए, मौखिक परीक्षा में प्रश्न में द्विअर्थी शब्दों का प्रयोग करने से बचना चाहिए। ठीक है, यानी कि जिनके डबल मीनिंग ना हो। ठीक, अगला देखिएगा साहब, लंबी शब्दावली वाले प्रश्नों से बचना चाहिए। तीसरा, छात्रों द्वारा उत्तर देते समय बीच में टोकना नहीं चाहिए, बल्कि बाद में संशोधन करना चाहिए। ठीक है, ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अगर हम देख ले रहे हैं तो हम बेटर वहां पे एक हमारी समझ बन जाती है। अब देखिए लिखित परीक्षा, परिमाणात्मक मूल्यांकन में दूसरा क्या आया, लिखित परीक्षा। यहां से क्वेश्चन बनते हैं, मैं अभी आपको बताऊंगा किस टाइप का क्वेश्चन बनता है। देखिए लिखित परीक्षा, रिटन एग्जामिनेशन। वर्तमान समय में लिखित परीक्षाओं के माध्यम से मूल्यांकन का प्रचलन सबसे अधिक है। ठीक है, यह परीक्षाएं सामान्यतः दो प्रकार की होती हैं। अब देखिए ये भी कौन सी होती हैं, पहला जो इसका प्रकार है साहब, एक तो होती है बंद अंत, या हम इसको बोलते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और दूसरा होता है खुले अंत यानी कि निबंधात्मक प्रश्न बोले अगर हम।
तो देखिए पहला कौन सी प्रकार की है अब लिखित परीक्षा, पहला ऐसा बंद अंत यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न, हम कहे तो क्लोज एंडेड और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में जनरली हमारी कितनी बार यह एक मेंटेलिटी बन जाती है कि इसमें केवल एमसीक्यूज ही होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अभी आप ध्यान से देखिए, तो देखिएगा ये प्रमाणिक टेस्ट, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट व अध्यापक निर्मित टेस्ट दोनों तरह के होते हैं। प्रमाणिक टेस्ट किसको कहते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। देखिए साहब, कुछ जो मूल्यांकन के लिए जो भी परीक्षा पद्धति होती है, जो पेपर सेट किया जाता है, वह साइकोलॉजी के बेस पे किया जाता है, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर पेपर सेट किया जाता है। जैसे कहने का मतलब पेपर में कमजोर वर्ग के बच्चों का भी ध्यान दिया जाता है और एवरेज बच्चों के भी ध्यान दिया जाता है और प्रतिभाशाली बच्चों के का भी ध्यान दिया जाता है। यानी कि पेपर का कुछ पोर्शन इजी, कुछ मीडियम, कुछ एवरेज और कुछ टफ होता है। ठीक है, तो ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करना उसको बोलते हैं प्रमाणिक टेस्ट। प्रमाणिक टेस्ट का मतलब होता है जिस टेस्ट को मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर बनाया गया हो। अध्यापक निर्मित टेस्ट ये होते हैं जनरली जब क्लास टेस्ट टीचर ले लेते हैं। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत वहां भी होंगे, लेकिन वहां पे उतने पूर्ण तरह पालन हो या ना हो हम नहीं कह सकते। ठीक है, तो देखिए आप साहब, बंद अंत प्रश्नों में हमें अपने विचारों को प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता नहीं होती है, हमें प्रश्न के विकल्प में से एक को छांटना होता है। वहां आ जाएंगे ना, बंद अंत प्रश्न से क्या तात्पर्य है, तो उसमें विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता नहीं होती, हमें विकल्प दिए जाएंगे, उसी में से हम उसको वहां पे क्या करेंगे साहब, सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब आगे देखिएगा इसमें, अब देखिए बंद अंत कहें या फिर हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहें इसको, प्रश्नों के प्रकार देखिए क्या क्या प्रकार आते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में। एक तो बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, कई विकल्प में से एक को चुनना। ठीक है, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न का मतलब केवल एमसीक्यू नहीं है, एमसीक्यू तो है, साथ में क्या क्या आता है देखिए, सत्य असत्य, कितनी बार हम कहते हैं ना यह सत्य है हाँ या असत्य है। ठीक है, जो एक एक नंबर के क्वेश्चन होते हैं, हाँ और ना में उत्तर देना, ये भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं। मिलान वाले प्रश्न, कितनी बार हम क्रॉस करके मिलाते हैं, सही विकल्प का मिलान करना, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं या बंद अंत प्रश्न होते हैं। हम अपनी भावनाओं को नहीं लिख सकते हैं वहां पर, अपने विचार नहीं लिख सकते हैं, जो दिया होगा उसी में सेलेक्ट करेंगे। आगे देखिएगा साहब, खाली स्थान यानी कि रिक्त स्थान की पूर्ति सॉरी। उसके बाद वर्गीकृत प्रश्न, तो इसका तात्पर्य क्या है कि 5-6 शब्दों के एक समूह में से अलग शब्द निकालना। ठीक है, मीन्स निम्न में से एक अलग को छाटिए कहा जाता है ना, ऐसे व्यवस्थितीकरण प्रश्न यानी कि शब्दों को व्यवस्थित रूप से लगाना। तो ये तो था कि हमारा जो फर्स्ट पार्ट था यहाँ पर, यानी कि बंद अंत प्रश्न कहें या वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम यहाँ पे कहें। ठीक है, अब इसके बाद से देखिएगा लिखित परीक्षा के अंतर्गत था है। अब इसमें देखिए दूसरे किस प्रकार के प्रश्न होते हैं, मुक्त अंत प्रश्न। तो देखिएगा मुक्त अंत प्रश्नों में हमें अपने विचार प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होती है, इससे हमें अपने विचारों को अपने तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। ये 3 प्रकार के हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न वेरी शॉर्ट टाइप, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय या निबंधात्मक प्रश्न। तो इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं ना, जिनके हम आंसर लिखते हैं अपना सोच करके, या जो हमने कितनी बार छोटी क्लासों में याद करके या समझ के बेस पे ना, अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से अलग अलग होता है, कहीं पे याद भी करना पड़ता है, कहीं समझ के, कहीं सॉल्यूशन करना, उसको सॉल्व करना, उसका हल करना। तो इस टाइप के जहां हम स्वयं से उसको करते हैं, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ लिख रहे हैं, अपने विचार दे रहे हैं, उसको मुक्त अंत प्रश्न कहते हैं। ठीक है, अब साहब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, किसी मूल्यांकन की किस पद्धति में लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। आपसे पूछेगा परिमाणात्मक मूल्यांकन, आपसे पूछेगा गुणात्मक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन, ठीक है, और निर्माणात्मक मूल्यांकन। ठीक है, तो यहां पर जनरली हम कहें तो परिमाणात्मक में आएगा, पर उसके अंदर निर्माणात्मक भी अभी आएगा, लेकिन उसको मैं आगे डिस्कस करेंगे। निर्माणात्मक यहाँ पर नहीं होगा, परिमाणात्मक मूल्यांकन में आएगा। ठीक है, आप इसको समझ रहे हैं। और या फिर आएगा मुक्त अंत प्रश्न, निम्न में से किस मूल्यांकन के अंतर्गत पूछे जाते हैं, परिमाणात्मक में या फिर गुणात्मक। तो ये हो जाएंगे आपके किस में, परिमाणात्मक मूल्यांकन में मुख्यतः।
ठीक है, इस तरीके से हम बाद में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आप देखिएगा। अब आता है साहब परिमाणात्मक मूल्यांकन में तीसरा, प्रायोगिक परीक्षा यानी कि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। तो देखिए, मूल्यांकन में प्रयोग विधि का महत्वपूर्ण स्थान है। शिक्षा का उद्देश्य ही है कि बच्चे कुछ करके सीखें। प्रायोगिक मूल्यांकन को दो भागों में बांटा जा सकता है, एक आंतरिक प्रयोग और एक बाह्य प्रयोग। यानी कि प्रायोगिक परीक्षा जो है वो भी परिमाणात्मक मूल्यांकन में आती है। बस ये ध्यान में रख लीजिए कि परिमाणात्मक मूल्यांकन में तीन चीजें आई, मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा और प्रायोगिक परीक्षा। ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं साहब। अब नंबर 2 जो हमने पढ़ा था कि मूल्यांकन की जो दो प्रविधियां, जिसमें एक परिमाणात्मक और गुणात्मक। अब हम नंबर 2 को डिस्कस करते हैं, गुणात्मक मूल्यांकन यानी कि क्वालिटेटिव इवेल्युएशन। ये क्या होता है साहब? किसी वस्तु, प्राणी, घटना अथवा क्रिया की विशेषताओं को गुणों के रूप में देखने समझने को गुणात्मक मूल्यांकन कहते हैं। समझ गए होंगे आप। आगे देखिए, शिक्षा और मनोविज्ञान के क्षेत्र में इसका संबंध मानसिक मूल्यांकन से होता है। यह एक जटिल कार्य है क्योंकि इसमें व्यवहार का मापन किया जाता है। यहां से क्वेश्चन बनता है साहब, निम्न में से मूल्यांकन की किस पद्धति में व्यक्ति के या छात्र के व्यवहार का मापन किया जाता है? परिमाणात्मक मूल्यांकन, गुणात्मक मूल्यांकन, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो गुणात्मक मूल्यांकन में हम उसके व्यवहार यानी कि उसका कैसा बिहेवियर है, छात्र का व्यक्तित्व कैसा है, पर्सनैलिटी में बहुत सारी चीजें आती हैं। ये तो आलपोर्ट साहब ने कहा भी है ना, किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके सभी मनोदैहिक एवं मनोशारीरिक गुणों का वह गत्यात्मक संगठन है जो उसका वातावरण के साथ अनूठा समायोजन करते हैं। तो व्यक्तित्व तो अपने आप में बहुत बड़ा है। तो व्यवहार, ठीक है, ये सब किसमें आता है? गुणात्मक मूल्यांकन में। अगर मैं व्यक्तित्व का मापन कह दूं तो व्यक्तित्व मतलब बहुत सी चीजें उसमें आ गई। ठीक, अब देखिए, गुणात्मक मूल्यांकन प्रायः मानदंड यानी क्राइटेरियन आधारित होते हैं, कुछ क्राइटेरिया होते हैं इसके। इसका प्रयोग आंतरिक मूल्यांकन के लिए किया जाता है। ठीक है, जहां पर हम प्रोजेक्ट वर्क देते हैं उसके बेस पे वाइवा, या छात्र का कैसा है ना। अब जैसे सीसी पैटर्न कहें या अब हम कहें, हर विषय पे इंटरनल भी एग्जाम होता है और एक एक्सटर्नल। इंटरनल में क्या होता है? छात्र ने साल भर कक्षा में कैसा काम किया, कॉपी में कैसा काम किया, छात्र का बिहेवियर कैसा है, उसका भी बहुत फर्क पड़ता है इंटरनल मार्क्स में। बाह्य परीक्षा तो सैद्धांतिक होती है, लिखित परीक्षा, ठीक है, लेकिन कुछ विषयों में प्रैक्टिकल भी होता है, लेकिन सैद्धांतिक परीक्षा में नहीं। तो इसका आंतरिक परीक्षा में उसके व्यवहार का मापन यानी गुणात्मक मूल्यांकन प्रयोग होता है। अब देखिएगा साहब, आगे बढ़ते हैं। गुणात्मक मूल्यांकन को निम्नलिखित भागों में विभाजित कर सकते हैं। गुणात्मक मूल्यांकन में क्या क्या आते हैं देखिए। एक तो आता है जांच की सूची, इसको हम चेकलिस्ट बोलते हैं या स्तर माप, लेवल मेजरमेंट। दूसरा अवलोकन या निरीक्षण, तीसरा घटनावृत्त, चौथा साक्षात्कार। एक क्वेश्चन पहले पूछा गया है कि निरीक्षण निम्न में से मूल्यांकन की किस पद्धति के अंतर्गत आता है? तो निरीक्षण में परिमाणात्मक मूल्यांकन, गुणात्मक मूल्यांकन, और भी ऑप्शन उसमें है, अभी मुझे क्वेश्चन पूरा ध्यान नहीं है। तो निरीक्षण किस में आएगा? आप अपने दिमाग में इन चीजों को बैठा लो, गुणात्मक मूल्यांकन में। ठीक है, घटनावृत्त किस में आएगा? गुणात्मक मूल्यांकन। साक्षात्कार, इंटरव्यू से हम क्या जानेंगे? गुणात्मक मूल्यांकन का पार्ट है इंटरव्यू की, तो हम व्यक्ति के व्यवहार के बारे में जानेंगे उसमें। ठीक है, कोई परीक्षा लेके उसमें सॉल्व नहीं करेगा कोई किसी क्वेश्चन को, उसके कॉपी चेक नहीं होगी कि इस 100 में से कितने मार्क्स आए, एक एक क्वेश्चन को चेक करके। वो परिमाणात्मक है जहां चेक कर रहे हैं। ठीक है, अब आपकी समझ विकसित हो रही होगी। तो गुणात्मक मूल्यांकन में ये आते हैं साहब। अब इसके बारे में थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में देखते हैं। तो डेफिनेटली आपको लेक्चर से कुछ ना कुछ फायदा मिल रहा होगा, शायद आपको मिल रहा होगा, लेकिन जिन्होंने पहले अच्छे से स्टडी करी होगी तो उनको ये पहले से आता भी होगा, तो उनका रिवीजन हो रहा होगा। तो देखिए, जांच सूची और स्तर माप, पहला गुणात्मक मूल्यांकन। तो जांच सूची मीन्स चेकलिस्ट का उपयोग छात्र के प्रयोगात्मक ज्ञान, अभिवृत्तियों, रुचियों, अवधारणाओं तथा मूल्यों आदि के संबंध में उपलब्धियों को पता लगाने के उद्देश्य से किया जाता है। क्या होता है अभी मैं समझाऊंगा आपको, आप पढ़िए। स्तर माप से यह जाना जाता है कि किसी शिक्षार्थी ने कुछ विशिष्ट गुणों के संदर्भ में अन्य शिक्षार्थियों एवं शिक्षकों पर क्या प्रभाव डाला है। तो जांच सूची और चेक लिस्ट में, जैसे हमने यहाँ पे शुरू में पढ़ा कि जांच सूची का उपयोग छात्र के प्रयोगात्मक ज्ञान,
अभिवृत्तियों और रुचियों, अवधारणाओं, मूल्यों आदि के संबंध में उपलब्धियों का पता लगाना। देखिए आपने कितनी बार देखा होगा, आपने बीएड में भी करा होगा मूल्यांकन में, कितनी बार क्या होता है, बहुत चेकलिस्ट में एक हमारे पास पेज होता है, उसमें लगभग मान लीजिए 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन होते हैं पहले से ही, या आपके पास 50 क्वेश्चन होंगे। उसमें यह होगा कि जैसे मुझे गाना सुनना, क्या आपको गाना सुनना पसंद है, आगे 2 ऑप्शन होंगे हाँ और नहीं, हम हाँ में टिक कर देंगे। ठीक है, हम कहेंगे क्या आपको डांस में या नृत्य में रुचि है, हम हाँ करेंगे ना करेंगे। जैसे हम व्यक्तित्व परीक्षण करते थे ना, व्यक्तित्व पर्सनैलिटी में भी तो ऐसा होता है व्यक्तित्व परीक्षण में, तो व्यक्तित्व परीक्षण में भी तो ऐसे ही किया जाता है। ठीक, कोई व्यक्ति अंतर्मुखी है, बाह्यमुखी है, या उभयमुखी है, मध्यमुखी है ना, इंट्रोवर्ट, आउटवर्ड, ठीक है, एक्सट्रोवर्ट, तो उसी का एम्बीवर्ट। तो इसी का पता जैसे व्यक्तित्व मापनी होती है, ऐसे मूल्यांकन में भी, गुणात्मक मूल्यांकन में ऐसी जांच सूची चेकलिस्ट का संबंध होता है। अब आप समझ गए होंगे शायद, ठीक है। अच्छा आया अभी मेरे माइंड में एक्सप्लेन करते समय कि व्यक्तित्व के अनुसार ही ये भी है। अब दूसरे को देखिएगा, अवलोकन या निरीक्षण, ये भी गुणात्मक मूल्यांकन में क्या होता है, इसमें देखिए किसी व्यक्ति या समूह के दैनिक व्यवहार को सुनिश्चित अवधियों के लिए देखना और उस अवधि के दौरान, अवधि मीन समय, ठीक है, उस अवधि के दौरान पाए गए व्यवहार के कुछ निश्चित और वस्तुनिष्ठ रूपों की उपस्थिति को दर्ज करना ही अवलोकन है, यानी कि किसी को ऑब्जर्व करना। ये भी किस में आता है, अब ये समझ लीजिए, मेन गुणात्मक मूल्यांकन में साहब। आगे चलते हैं साहब, घटनावृत्त, ये क्या होता है। घटनावृत्त को विभिन्न शिक्षाविदों ने कहा है कि यह शिक्षार्थियों के जीवन की सार्थक घटना, विवरण तथा क्रिया हो सकती है। अब आगे देखिए, घटनावृत्त शिक्षक के द्वारा संकलित विभिन्न परिस्थितियों में घटित शिक्षार्थियों का वास्तविक व्यवहार हो सकता है। यानी कि किसी छात्र के लिए उसकी क्या, उसके पहले घटनाएं घटी है उसके साथ, घटनाएं मतलब शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है, यानी कि छात्र पहले प्रीवियस क्लास में कितना सीख पाता था किसी सब्जेक्ट को, ठीक है, उसको कहाँ पर प्रॉब्लम आई, ये घटना से मतलब है यहाँ पर, ठीक है, और कहाँ पर उसके लिए क्या उपचारात्मक शिक्षण देना पड़ा, रेमेडियल टीचिंग देनी पड़ी, कहाँ पर छात्र ने किस विषय को बहुत आसानी से सीख लिया, ये सब चीजें हैं। और क्या छात्र ने कभी कक्षा में अनुशासनहीनता करी, उसका व्यवहार कैसा है, क्या उसने कभी ऐसी घटना करी कि जो ज़्यादा अनुशासनहीनता को प्रदर्शित करता है, या छात्र ने कोई ऐसा बहुत अच्छा काम किया कि उसके अनुशासन में रहने का एक एग्जाम्पल सेट करा कि कैसे अनुशासित जीवन जिया जा सकता है। तो इसके आधार पर भी तो छात्र के व्यवहार का माप होगा ना। तो ये घटनावृत्त मतलब ये है, ठीक है। तो और ये किसका पार्ट है साहब, गुणात्मक मूल्यांकन, ध्यान दीजिएगा। अगला है साहब साक्षात्कार, जिसको हम इंटरव्यू बोलते हैं। तो मैंने शॉर्ट में लिखा है, साक्षात्कार में व्यक्तियों को आमने सामने बैठाकर विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं तथा उसके आधार पर उनकी योग्यताओं का मूल्यांकन किया जाता है। तो ये भी किसका पार्ट है साहब, ये भी है हमारा गुणात्मक मूल्यांकन। गुणात्मक मूल्यांकन में आप जनरली ये समझना कि ऐसी पद्धतियां, इनके अलावा और भी हो सकती है, जहां पर हम किसी छात्र के व्यवहार का मापन करें, ठीक है साहब। अब इसके बाद आगे बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर हम बात करेंगे एफए और एसए, फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट। जिन लोगों ने प्राइवेट स्कूल से पढ़ा हो, सीबीएसई स्कूल से, या फिर जिन्होंने सीबीएसई स्कूल में अध्यापन किया हो, ठीक है, पढ़ाया हो वहाँ पर एज ए टीचर या पढ़ा रहे हूँ, वो इस चीज़ को बहुत आसानी से जानते हैं। और जिन्होंने नहीं पढ़ाया है अभी तक किसी सीबीएसई स्कूल में या नहीं पढ़ा है वहाँ से, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट, एफए ऐसे जो हम बोलते हैं सीबीएसई वाले स्कूल में, ठीक है, ये तो ये सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंदर का एक पार्ट है जो अब हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। तो जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो घबराने की बात नहीं है, हम इसको समझते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिएगा साहब, नेक्स्ट क्या लिखा है अब यहाँ पर, मिचेल जॉन स्क्रीवेन, मिचेल जॉन स्क्रीवेन 1967 में इन्होंने मूल्यांकन की भूमिका पर चर्चा करते हुए इसे 2 भागों में विभाजित किया है। तो ये 2 भाग कौन कौन से बताए इन्होंने, एक देखिए रचनात्मक या संरचनात्मक मूल्यांकन, जिसको फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलते हैं एफए, दूसरा योगात्मक या संकलनात्मक मूल्यांकन, जिसको हम समेटिव असेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या होते हैं ये,
ये मैं आपको बता दूं, जब 2009 में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन आया, CCE पैटर्न, ठीक है, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव आपका इवेल्युएशन, CCE, उसी में FA और SA होते थे। मैं आपको शॉर्ट में पहले बता देता हूँ, थोड़ा सा आप मुझे जरूर सुनिए धैर्य के साथ। देखिए क्या होता था, FA का मतलब साहब ये होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, रचनात्मक मूल्यांकन मीन्स जैसे परीक्षाएं होती ना विद्यालय में, एक तो हाफ ईयरली जब एग्जाम कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद एग्जाम होता है, एक एनुअल एग्जाम जब होते हैं सत्र के लास्ट में, ठीक है, उसके बाद एग्जाम होता है, तो इसको बोलते हैं समेटिव असेसमेंट। ऐसे मीन्स योगात्मक मूल्यांकन। योगात्मक मूल्यांकन मीन्स जब कभी एक सत्र पूरा कंप्लीट हो जाता है, सत्र के बाद जो परीक्षाएं होती हैं या सेमेस्टर के बाद जो परीक्षा होती है उसको योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं साहब, समेटिव असेसमेंट। ठीक हो गया। अब दूसरा FA क्या होते हैं, छात्र की प्रगति के दौरान यदि उसका निरंतर रूप से मूल्यांकन किया जाए तो उसको रचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट। मींस जैसे मंथली टेस्ट, भाई हम पढ़ाएंगे तो पूरे साल भर छात्र को, लेकिन हमने एक महीने में जो पढ़ाया उसके बाद एग्जाम ले लिया, तो वो क्या है, मंथली टेस्ट कहें हम उसको, ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट है, FA बोलते थे हम। पहले से CBSE में हाफ ईयरली एग्जामिनेशन से पहले तक 2 FA एग्जाम होते थे, FA1 और FA2, ठीक है। उसके बाद ऐसे होता था, FA1 और FA2 को आप ऐसी मंथली टेस्ट जैसा समझ लीजिए, या यूनिट टेस्ट, इकाई परीक्षा 2 होते थे हाफ ईयरली से पहले, फिर ऐसे हाफ ईयरली के एग्जाम को SA1 कहा जाता था, ठीक है। उसके बाद फिर एनुअल एग्जाम से पहले FA3 और FA4, यानी कि आप इनको यूनिट टेस्ट जैसे मान लीजिए, फिर SA2 होता था। तो FA क्या है, रचनात्मक मूल्यांकन, कि बीच बीच में जब पूरे सत्र में हम जब पढ़ा रहे थे उसके बीच बीच में मंथली टेस्ट कहें, या कक्षा के बीच में शिक्षक ने पढ़ाते पढ़ाते क्लास में ही कुछ क्वेश्चन पूछ ली, वो भी रचनात्मक मूल्यांकन है। ऐसा नहीं कि पूरे महीने के बाद ही पूछा जाएगा। मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया, अब हम इसको विस्तार से पढ़ते हैं, उम्मीद है कि आप इसको समझेंगे। देखिए साहब, रचनात्मक, संरचनात्मक या निर्माणात्मक मूल्यांकन, अथवा इसको हम अधिगम के लिए मूल्यांकन या आकलन भी कहते हैं। ध्यान रखना, सीखने के लिए मूल्यांकन का अर्थ होता है रचनात्मक, संरचनात्मक या निर्माणात्मक मूल्यांकन। डेफिनेटली क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। तो देखिए फॉर्मेटिव असेसमेंट्स, देखिए साहब, स्वभाव तो यह आंतरिक मूल्यांकन होता है। आंतरिक क्यों, क्योंकि इसमें कभी कभी आपका वाइवा बेस भी होता है, ठीक, और कभी जो रिटन एग्जाम होंगे वो टीचर के द्वारा स्वयं इसका पेपर मैक्सिमम बनाया जाएगा, इसलिए इंटरनल हम इसको कह रहे हैं, ठीक। अब देखिए अधिगम के लिए आकलन भी इसको कहते हैं। तो अधिगम के लिए आकलन कितनी बार बहुत जगह सीखने के लिए आकलन भी लिखा आपको मिलेगा। अधिगम मीन सीखना, लर्निंग। तो अधिगम के लिए आकलन निर्माणात्मक प्रक्रिया पर आधारित होता है। कहने का मतलब क्या हुआ, अर्थात जब हम किसी कार्य को करते समय उसके बीच में ही जांच करते हैं कि हम कितना सीख रहे हैं। अब आपको समझ गए, बीच बीच में टेस्ट लेना, वो कभी जरूरी नहीं कि मंथली, वीकली भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको निर्माणात्मक प्रक्रिया है और इसी को क्या बोलते हैं, निर्माणात्मक मूल्यांकन या रचनात्मक, फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो समझ गए आप। आगे बढ़ते हैं फिर साहब, यानी कि बीच बीच में ही टेस्ट लेना। अब देखिए निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन में अध्यापक पढ़ाते समय यह जांच करते हैं कि बच्चे ने अनुभूतियां, अभिव्यक्तियां और ज्ञान को कितना ग्रहण किया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे, मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं। एक क्वेश्चन एक एग्जाम में आया था, कोई बावर्ची खाना बनाते समय खाने को बीच में टेस्ट करता है सॉरी, उसका स्वाद चखता है, तो यह किसका उदाहरण है। पहला निर्माणात्मक मूल्यांकन, दूसरा योगात्मक मूल्यांकन, तीसरा निदानात्मक मूल्यांकन, चौथा परिमाणात्मक मूल्यांकन। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो खाने को बनाते बनाते बीच में टेस्ट कर रहा है वो, ठीक है, तो किसका होगा, रचनात्मक मूल्यांकन या निर्माणात्मक मूल्यांकन। समझ में आ गया। तो ऐसे ही पूछा जा सकता है कि अध्यापक पढ़ाते समय यह जांच करते हैं कि बच्चे ने कितना सीखा है, यह निर्माणात्मक मूल्यांकन, ठीक। अब देखिए साहब, निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन पाठ के बीच बीच में से किया जाता है। निर्माणात्मक मूल्यांकन का उपयोग सीखने की प्रगति के लिए किया जाता है, ठीक है। सीखने की प्रगति में छात्र ने कितना सीखा, यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा साहब, मूल्यांकन की किस विधि में सीखने की प्रगति का, छात्र की सीखने की प्रगति का आकलन किया जाता है।
समझ रहे हैं कि वो कितना सीख रहा है। अब देखिए आगे, निर्माणात्मक आकलन को सीखने के लिए आकलन भी कहा जाता है, वही अधिगम के लिए आकलन। अब देखिए रचनात्मक आकलन, देखो निर्माणात्मक कहूँ, रचनात्मक कहूँ, संरचनात्मक कहूँ, एक ही बात है, कंफ्यूज मत होना, मैंने हेडिंग में ही लिखा था निर्माणात्मक, रचनात्मक, संरचनात्मक। तो रचनात्मक आकलन का मुख्य प्रयोजन छात्रों को वह रचनात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त करने में सक्षम बनाना है जो उन्हें बेहतर सीखने और प्रभावी प्रगति में उनकी मदद करेगी। ठीक, अब देखिएगा यह नैदानिक और सुधारात्मक होता है। कौन? निर्माणात्मक मूल्यांकन, आप इसको ध्यान में रखेंगे। अब फॉर्मेटिव असेसमेंट के कुछ उदाहरण देखिए। देखिए रचनात्मक मूल्यांकन एफए के उदाहरण देखिए, मौखिक या बहुविकल्पी प्रश्न पूछना फॉर्मेटिव असेसमेंट है। दूसरा, शिक्षक निर्मित परीक्षण, प्रोजेक्ट कार्य की गतिशीलता, कितना कार्य हो रहा है उसमें। साप्ताहिक या मासिक प्रश्नोत्तरी यानी कि क्विज, नोटबुक चेक करना, ये भी एफए में आता है रचनात्मक मूल्यांकन। वर्तनी, उच्चारण ठीक करना, समूह चर्चा, इकाई परीक्षण जो यूनिट टेस्ट कह रहे थे हम, अध्याय के दौरान परीक्षण, पढ़ाते पढ़ाते टीचर के द्वारा पूछ लेना, कक्षा कार्य, गृह कार्य आदि, ये सब किसके उदाहरण हैं? फॉर्मेटिव असेसमेंट, रचनात्मक मूल्यांकन में ये सारी चीजों को चेक किया जाता है, ध्यान देना, केवल वो मासिक परीक्षा लेना ही नहीं है। ठीक है, तो इन बातों को आप दिमाग में बैठा लें साहब। इसके बाद से आगे बढ़ते हैं सर। दूसरा ऐसे, जिसको बात करी मैंने समेटिव इवैल्यूएशन, तो देखिएगा साहब योगात्मक मूल्यांकन, ठीक है, यानी कि समेकित मूल्यांकन भी इसका नाम है, या तो हम इसको योगात्मक मूल्यांकन कहेंगे या समेकित मूल्यांकन कहेंगे या अंतिम मूल्यांकन कहेंगे, कंफ्यूज मत होना, तीनों एक ही के नाम है। इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं समेटिव इवैल्यूएशन, और यहां पर बोला जाता है अधिगम का मूल्यांकन या मापन या आकलन, इवैल्यूएशन ऑफ लर्निंग। देखिए पहला क्या था? रचनात्मक मूल्यांकन को कहा था साहब अधिगम के लिए मूल्यांकन, समेटिव असेसमेंट है अधिगम का मूल्यांकन। पहले वाले में अधिगम के लिए मूल्यांकन में कितना सीख रहे हैं उसका इवैल्यूएशन, यहाँ अधिगम का मूल्यांकन कि छात्र का पूरा सेशन कंप्लीट हो चुका है, अब उसने कितना अधिगम किया, कितना सीखा, उसका मूल्यांकन होगा साहब। तो देखिए सर, यह किसी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंतिम परिणाम को संकलित करता है, अतः इसे संकलनात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं। तो इसका एक और नाम बताया मैंने, क्या? संकलनात्मक मूल्यांकन। संभवतः यह बाह्य मूल्यांकन होता है, मीन्स बाहर से पेपर बनता है मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर, आप ऐसे समझिए, या जो भी बनाएगा। बाह्य मीन्स इसमें सैद्धांतिक ज्यादा होगा, रिटन। अधिगम का मूल्यांकन योगात्मक मूल्यांकन पर आधारित होता है, अर्थात कहने का मतलब क्या है, योगात्मक से समझिए, अर्थात हम कार्य को संपन्न करके उसकी जांच करते हैं कि हमने कितना सीखा। योगात्मक में पहले बहुत सारा पढ़ाया, छोटी छोटी चीजें बच्चों को सिखाई, छोटी छोटी बहुत सारी चीजें पढ़ाई, फिर उन सबको जोड़ करके उनका योग करके उसके बाद मूल्यांकन, इसलिए योगात्मक मूल्यांकन कह रहे हैं, लास्ट में होगा। अब देखिएगा साहब इसके बाद योगात्मक मूल्यांकन इकाई, टर्मिनल, सेमेस्टर, टर्म, सत्र आदि के अंत में होता है, यानी कि ये समझ गए होंगे सेमेस्टर या फिर किसी सेशन के लास्ट में। योगात्मक आकलन को सीखने का आकलन, जैसे हमने कहा ना अभी अधिगम का आकलन, तो यहाँ पे क्या कह दिया? सीखने का आकलन। अब आगे देखिए, योगात्मक आकलन या मूल्यांकन का प्रयोजन शिक्षक को छात्रों की उपलब्धि और कार्य प्रदर्शन की पहचान करने में सक्षम करना है। देखिए दोबारा पढ़ रहा हूं, योगात्मक आकलन या मूल्यांकन का प्रयोजन शिक्षक को छात्रों की उपलब्धि और कार्य प्रदर्शन की पहचान करने में सक्षम करना है, जिसमें सीखने की अवधि एक सत्र या वर्ष हो सकती है। यानी कि शिक्षक को यह हेल्प करेगी छात्र ने कितना सीखा, उसकी उपलब्धि कैसी है। आगे देखिएगा साहब, अधिगम का आकलन विद्यार्थी के संप्राप्ति के प्रमाण उसके माता पिता, शिक्षक, विद्यार्थी स्वयं अथवा अन्य व्यक्तियों के लिए प्रस्तुत करता है। अधिगम का आकलन मीन्स योगात्मक मूल्यांकन, यानी कि प्रमाण पत्र, उसके प्रमाण मीन्स लास्ट में उसका रिजल्ट मिलेगा, छात्र ने कितना सीखा, उसकी मार्कशीट मिलेगी, उसका सर्टिफिकेट मिलेगा, ये सब चीजें कहने का मतलब है। ठीक है, अब देखिए अधिगम का आकलन वस्तुतः व्यवहारवाद की देन है, जो मानव के सभी प्रत्यक्ष व्यवहारों का अध्ययन करता है। ठीक है साहब, तो यहाँ पर आप इसको समझ गए होंगे। एक और पॉइंट देखिएगा,
योगात्मक आकलन का उपयोग आमतौर पर एक छात्र की अन्य छात्रों से तुलना करने के लिए किया जाता है। ठीक है साहब। अब देखिएगा योगात्मक या समेकित मूल्यांकन के कुछ उदाहरण हैं। तो क्या उदाहरण है देखिएगा साहब, मध्यावधि परीक्षा मीन्स हाफ ईयरली एग्जाम कहूँ, सावधिक परीक्षा, सेमेस्टर या अर्धवार्षिक परीक्षा, ये सब ऐसे के उदाहरण हैं योगात्मक मूल्यांकन के। वार्षिक परीक्षा, अंतिम सत्रीय परीक्षा, उपलब्धि परीक्षण, ये सब क्या है योगात्मक मूल्यांकन के उदाहरण है। दूसरा देखिए, अंतिम प्रोजेक्ट रिपोर्ट या रचनात्मक पोर्टफोलियो जैसे विस्तारित अवधि में संचयी कार्य, ये सब किसका योगात्मक मूल्यांकन का उदाहरण। अगला देखिए, मानकीकृत परीक्षण जो प्रवेश के लिए उपयोग किए जाते हैं, जैसे टेट, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट ना, ठीक है, जैसे यू टेट है, सी टेट है, ये सब परीक्षाएं, नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट आदि। तो मानकीकृत परीक्षण जो प्रवेश के लिए उपयोग किए जाते हैं, ये किसका उदाहरण है। किसी शिक्षक द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की जाती है, ठीक है, तो यह किसका उदाहरण है, योगात्मक मूल्यांकन। ठीक है, यह मूल्यांकन के किसके अंतर्गत आता है, ऐसे क्वेश्चन फ्रेम हो जाएगा वहां पर आप, ठीक है, आप समझिए। अब देखिएगा साहब, तो रचनात्मक मूल्यांकन और हमने दो पढ़े, योगात्मक मूल्यांकन यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट। तो थोड़ा सा यहाँ पे मैंने लिखा है, कुछ 5 स्टार डाले हैं, देखते हैं क्या लिखा है। अतः रचनात्मक मूल्यांकन फॉर्मेटिव असेसमेंट को पाठ्यक्रम के बीच बीच में फीडबैक प्राप्त करने के लिए, ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट वो था ना जो हमको उसके बीच बीच में से हम पूछते थे। अतः रचनात्मक मूल्यांकन को पाठ्यक्रम के बीच बीच में फीडबैक प्राप्त करने के लिए, और योगात्मक मूल्यांकन समेटिव इवैल्यूएशन टर्मिनल, सेमेस्टर, सत्र आदि के अंत में संपूर्ण पाठ्यक्रम की विषय वस्तु पर निर्णय लेने के लिए किया जाता है। ठीक है, वो बीच बीच में है तो ये क्या है, लास्ट में है। तो रचनात्मक मूल्यांकन फॉर्मेटिव असेसमेंट और योगात्मक मूल्यांकन समेटिव असेसमेंट एक दूसरे के पूरक होते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया साहब। अब इसके बाद से देखिए, एक है निदानात्मक मूल्यांकन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। अब इसको बोला जाता है अधिगम के रूप में मूल्यांकन या आकलन। देखिए, जो मिचेल जॉन स्क्रिविन ने तो दो में ही बांटा था, एफए और एसए। ये मूल्यांकन का अलग प्रकार है, इसको आप उससे मत कीजिएगा, वहां तो दो ही थे। उन्होंने मिचेल जो हमारे स्क्रिविन थे, मिचेल जॉन स्क्रिविन, उन्होंने मूल्यांकन को दो में बांटा था, रचनात्मक और योगात्मक। ठीक है, समेकित यानी कि फॉर्मेटिव और दूसरा क्या था हमारे पास, समेटिव। ये निदानात्मक मूल्यांकन ही मूल्यांकन का अलग प्रकार है, तो इसको भी स्टडी करते हैं। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में क्या होता है, देखिए साहब, इसको हम अधिगम के रूप में मूल्यांकन या आकलन कहते हैं, इवैल्यूएशन या असेसमेंट एज लर्निंग। तो अधिगम के रूप में आकलन नैदानिक मूल्यांकन पर आधारित होता है, इसे निदानात्मक मूल्यांकन यानी कि डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन भी कहा जाता है। देखो, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन से मतलब क्या होता है ना, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। यदि कोई छात्र किसी भी क्वेश्चन का आंसर बहुत बार हम उससे पूछ रहे हैं, किसी प्रश्न को हल नहीं कर पा रहा है, तो उसमें हम यह देखते हैं कि आखिर क्या ऐसी प्रॉब्लम है कि छात्र उस प्रश्न को क्यों हल नहीं कर पा रहा है। तो उसके उस प्रश्न को हल नहीं करने का कारण को अगर जाना जाए, रूट कॉज को जाना है, उसको डायग्नोस किया जाए, ठीक है, तो उसको डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन बोलते हैं। जहां पर हम देखिए, हमने केवल छात्र के क्वेश्चन को गलत है तो उसके नंबर काट दिए, सही है तो उसको नंबर दे दिए, ये केवल परिमाणात्मक मूल्यांकन होता है। यदि हम छात्र का क्वेश्चन गलत है तो हमने उसके नंबर तो काटे, ये परिमाणात्मक मूल्यांकन है। अब नंबर काटने के बाद हम ये भी देखें कि छात्र इस प्रश्न को क्यों हल नहीं कर पा रहे, बार बार क्या क्या उसे नहीं आता है। हो सकता है छात्र को टेबल ही नहीं आती हो, टेबल मीन्स जैसे 5 की टेबल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 15 की टेबल, मल्टीप्लाई करना नहीं आता हो, डिवाइड करना नहीं आता हो, तो मैथ्स के प्रश्न को कहाँ से हल करेगा। तो डायग्नोस करना, जैसे किसी को अगर सपोज कोई भी अगर बीमारी है तो डॉक्टर क्या करता है, उसके रूट कॉज पे जाता है ना, उसको डायग्नोस करता है। तो वही तो इवैल्यूएशन में भी है। ठीक है, तो आप समझ गए, जब हम रूट कॉज को जानने की कोशिश करते हैं तो उसको निदानात्मक मूल्यांकन कहते हैं। देखिए साहब, अब आगे, वह मूल्यांकन जिसके द्वारा असफल हो रहे बच्चों की असफलता का कारण जाना जाए, वह निदानात्मक मूल्यांकन कहलाता है। जो बात मैंने आपको समझाई वही बात कहीं ना कहीं यहाँ पर लिखी हुई भी आपके पास आ गई, कि ऐसा मूल्यांकन जिसके द्वारा असफल हो रहे बच्चों की
असफलता का कारण जाना जाए, साहब उसको निदानात्मक मूल्यांकन कहते हैं। अब देखिए, छात्र स्वयं के अधिगम और अन्य लोगों के अधिगम के बारे में महत्वपूर्ण सूचना उत्पन्न करने के लिए अधिक दायित्व लेते हैं। किसमें? निदानात्मक मूल्यांकन में। अब देखिए उदाहरण, किसी पाठ को पढ़ाने से पहले जब अध्यापक बच्चों से प्रश्न करता है तो वह निदानात्मक मूल्यांकन कहलाता है। यह जैसे उदाहरण लिखा है ऐसे ही किसी परीक्षा में पहले पूछा गया है, चाहे ये ऐसे प्रश्न आपके सी टेट कहें, यू टेट कहें, ऐसे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किसी पाठ को पढ़ाने से पहले जब अध्यापक बच्चों से प्रश्न करता है तो उसे क्या कहते हैं? निदानात्मक मूल्यांकन। जैसे हम बीएड में लेसन प्लान में कहते हैं ना, हम क्या करते हैं वहां पर प्रस्तावना प्रश्न पूछते हैं ना, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस। जैसे हमको लाइट अगर चैप्टर पढ़ाना है प्रकाश, तो थोड़ा सा शायद ज़्यादा एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, आप सबको पता है। जो हम प्रस्तावना प्रश्न पूछते हैं किसी भी टॉपिक को पढ़ाने से पहले, तो हम बच्चों से आंसर जानना चाहते हैं ना, तो उसमें कहीं ना कहीं हम इवेल्यूशन भी तो कर रहे होते हैं। मूल्यांकन ये कर रहे होते हैं कि बच्चों को आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो ऐसे मूल्यांकन को साहब निदानात्मक मूल्यांकन कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद से आगे चलते हैं सर। निदानात्मक मूल्यांकन के बाद अब देखिएगा, कुछ मूल्यांकन में ही कुछ होते हैं उपलब्धि परीक्षण भी आते हैं मूल्यांकन के प्रकार में, जिनको हम अचीवमेंट टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो अचीवमेंट टेस्ट क्या है? देखिए, उपलब्धि के आधार पर परीक्षणों को मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। एक होते हैं प्रमापीकृत या मानकीकृत परीक्षण, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। दूसरा होता है अप्रमापीकृत या अध्यापक निर्मित परीक्षण, टीचर मेड टेस्ट। अगर हमने इनको नहीं पढ़ा हो ना, तो एग्जाम में जब ये ऑप्शन में आते हैं, मेरा भी बड़ा एक्सपीरियंस रहा है, तो प्रमापीकृत परीक्षण अगर हमने नहीं पढ़ा हो तो हमको ऐसा लगता है कितना जो बड़ा शब्द है इस ब्रह्मांड का, इस यूनिवर्स का, प्रमापीकृत। ठीक है, तो वो बड़ी हालत खराब कर देता है एग्जाम हॉल में, लेकिन ये कुछ भी नहीं है। अगर आप पढ़ के जाते हैं तो कुछ भी नहीं है। देखिए क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। पहला देखिए, लेकिन हमें ये है ना, सिलेबस को पूरा पढ़ना बहुत जरूरी होता है किसी एग्जाम में। ठीक है, हमें कोई भी चीज छोड़नी नहीं चाहिए। तो देखिए साहब, प्रमापीकृत परीक्षण क्या है? स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट हम इसको बोलते हैं। वे परीक्षण जिन्हें मनोवैज्ञानिकों, शिक्षा शास्त्रियों, प्रकाशन गृहों, मनोवैज्ञानिक ब्यूरो या अनुसंधान संस्थाओं द्वारा अनेक अन्वेषकों की सहायता से बहुत बड़े समूह पर प्रशासित किया जाता है, प्रमापीकृत परीक्षण कहलाते हैं। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट मीन्स जो साइकोलॉजी के बेस पे बहुत सारे शिक्षा शास्त्रियों के द्वारा या अनुसंधान संस्थाओं के द्वारा बहुत द्वारा खोजबीन करके, यानी कि उनको एक सेटअप बना करके बहुत लोगों पर उसको आजमा करके ऐसी परीक्षण की, अगर कोई टेस्ट की के लिए कोई परीक्षण अगर बनाया जाता है कोई टेस्ट, तो उसको प्रमापीकृत परीक्षण कहते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। ठीक है, बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों, शिक्षा शास्त्रियों या प्रकाशन गृहों के द्वारा। ठीक है, जैसे व्यक्तित्व परीक्षण में बनाए जाते हैं ना, तो व्यक्तित्व परीक्षण में जो हम अगर किसी में ऐसा टेस्ट को लेते हैं उसको प्रमापीकृत परीक्षण कहेंगे। ठीक है, मूल्यांकन का ही पार्ट है ये भी एक। दूसरा देखिए, अप्रमापीकृत या अध्यापक निर्मित परीक्षण, टीचर मेड टेस्ट। तो देखिए क्या है, इस परीक्षण को अध्यापक स्थानीय प्रयोग के लिए ज्ञानोपार्जन, व्यक्ति रुचि, अभिवृत्तियों आदि को मापने हेतु समय समय पर बनाते हैं। ठीक है, अध्यापक निर्मित परीक्षण में वस्तुनिष्ठ, लघुत्तरात्मक, निबंधात्मक एवं निदानात्मक परीक्षणों को सम्मिलित किया जाता है। इसमें सभी आते हैं। तो मेरी आपसे उम्मीद है आप प्रमापीकृत को भी समझ गए होंगे, अप्रमापीकृत। अगर आप यहाँ पे मूल्यांकन के अलग अलग प्रकार को समझ लेते हैं तो मुझे पूर्ण आशा है कि जो वहाँ पे बाद में हम एमसीक्यू करेंगे, इस पे एमसीक्यू लेके आएंगे, आप उनको जरूर सही वहाँ पे एग्जाम हॉल में सॉल्व करेंगे। बस आप नोट्स को बार बार रिवाइज कीजिएगा। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पे चर्चा करेंगे। यदि आप लोगों को मेरी यह वीडियो हेल्पफुल है, आप लोगों के लिए, आप लोगों को पसंद आती है, तो आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। कमेंट से भी आप बता सकते हैं। आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि और भी अधिक प्रतिभागियों को ये हमारे इस लेक्चर के माध्यम से हेल्प हो सके। तो आप लोगों ने मुझे इतने धैर्य के साथ सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।